हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपनी ओबीजी क्लास के अंदर। और अपन ओबीजी के अंदर आज पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। पिछले क्लास में अपन ने क्या कंप्लीट किया था? अनुस्टल साइकिल। आज है गेमेटोजेनेसिस। क्या होती है गेमेटोजेनेसिस? गेमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस। और यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है गैमेटो किसको, गैमेटो वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? गैमेट को। और जेनेसिस किसको इंडिकेट कर रहा है? फॉर्मेशन को। तो गैमेटोजेनेसिस किसको बोलेंगे? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है या गैमेट्स का निर्माण होता है। फिर से सुने, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के अंदर अपन देखेंगे oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसको पढ़ने से पहले अपन सेल डिवीजन का ब्रीफ रिवीजन करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि वो इजी हो जाएगा अपने को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अपन जल्दी से किसका रिवीजन कर लेते हैं? सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन और ये अर्धसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन के अंदर और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर दोनों के अंदर अपन एक सेल लेते हैं और वो सेल कैसी है? 2n है। मैं बोल सकता हूं डिप्लॉयड है। n का कंसेप्ट भी समझे आप। n और 2n का कंसेप्ट क्या होता है? n के अंदर क्या, n का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम कैसे हैं? पेयर में है या अनपेयर में है? तो मतलब अनपेयर। और 2n का मतलब क्या होगा? क्रोमोसोम कैसे हैं? पेयर फॉर्म में। n का मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर क्रोमोसोम अनपेयर, मतलब सेल के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र पेयर में नहीं है, अनपेयर कंडीशन के अंदर है। या 2n का मतलब होता है सेल के अंदर गुणसूत्र पेयर के रूप में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? 2n। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? n को हैप्लॉइड और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉइड। n को ही क्या बोल सकते हैं? हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड। n का कंसेप्ट क्या हुआ कि गुणसूत्र पेयर के अंदर नहीं है, हैप्लॉइड बोल सकते हैं इसको। और इसके अंदर गुणसूत्र पेयर के अंदर है और इसको डिप्लॉइड बोल सकते हैं। तो अपन ने जो सेल ली है वो कैसी है? हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। मतलब गुणसूत्र यहाँ पर क्या है? पेयर के रूप में प्रेजेंट है। जब सेल के अंदर अपन क्या करवाते हैं? माइटोसिस डिवीजन करवाते हैं तो उसके अंदर कितनी डॉटर सेल बनेंगी? दो डॉटर सेल बनेंगी और दोनों के दोनों कैसी होंगी? 2n होंगी। मतलब समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों का डिवीजन या गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हुआ है। तो फिर क्या देखा अपन ने? एक सेल के अंदर जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो वहां पर कितनी डॉटर सेल का निर्माण होता है? दो सेल का निर्माण होता है। कितने सेल का निर्माण हो रहा है? दो। ठीक है। क्या गुणसूत्र यहाँ पर आधे हो रहे या नहीं हो रहे? गुणसूत्र समान है। जो पेरेंटल सेल है और डॉटर सेल है दोनों के अंदर गुणसूत्र कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं जो डॉटर सेल बनेंगी वो कैसी होंगी? वो भी डिप्लॉयड होंगी। ठीक है। दो बात देखी अपन ने। माइटोसिस के अंदर एक सेल का डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है तो दो डॉटर सेल बनती है और दोनों के दोनों क्या होती है? डिप्लॉयड होती है या 2n होती है। मतलब गुणसूत्रों का विभाजन पेरेंटल सेल के इक्वल होता है। अब अपन देखते हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस डिवीजन होता है जो दो फेज के अंदर होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस कितने फेज में होता है? दो में। एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा तो कितनी सेल का निर्माण होगा? दो सेल का निर्माण होगा। जैसे ही इस सेल के अंदर, पेरेंटल सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो दो सेल का निर्माण हुआ और उन दोनों सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में आधी रह जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूं ये डिप्लॉयड है तो उसकी डॉटर सेल कैसी रहेगी? हैप्लॉयड। फिर फर्दर इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है? मियोसिस सेकंड होता है। जब मियोसिस सेकंड होता है तो दो दो सेल का निर्माण फिर से होता है और ये दोनों के दोनों कैसी होंगी? एन होंगी। ठीक है। क्या देखा अपन ने? मियोसिस है जो दो फेज के अंदर होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। और जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसके अंदर गुणसूत्र पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट मियोसिस सेकंड होता है तो फर्दर फिर कितने? चार डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो आप मेरा पॉइंट सुनना, आप जवाब देना कि एक सेल के अंदर जब मियोसिस डिवीजन होता है, मैंने फर्स्ट या सेकंड दोनों फेज का जिक्र नहीं किया है, एक सेल के अंदर जब मियोसिस डिवीजन होता है तो कितनी डॉटर सेल का निर्माण होता है?
4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। सेकंड, मियोसिस की फेज कितनी होती है? 2 होती है। 2 फेज कौन कौन सी होती है? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। दूसरी पॉइंट, गुणसूत्र कौन सी फेज के अंदर आधे होते हैं? क्रोमोसोम कौन सी फेज के अंदर 1/2 हो जाते हैं? मतलब यहां पर क्रोमोसोम 1/2 हो जा रहे हैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर। ठीक है, जो डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? तो मतलब वो एन, या मैं बोल सकता हूं हैप्लॉइड है। यहां पर क्या हो रहा है? 2n का निर्माण हो रहा है, मतलब गुणसूत्र क्या है? समान है, पेयर में है, और यहां पर अनपेयर में। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन और है दोनों के लिए ही, कि पूरी बॉडी के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, या इसी को मैं बोल सकता हूं माइटोसिस डिवीजन होता है। अपनी पूरी बॉडी, अपन इस ओबीजी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। मतलब ऑल बॉडी के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है, एक्सेप्ट गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन से डिवीजन के थ्रू हो रहा है? मियोसिस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी को बताने के लिए अपन ने ये देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस। और आप जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर 2 प्रोसेस हैं, कौन कौन सी? एक तो है oogenesis और एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis के थ्रू क्या क्या किसका निर्माण होता है? ओवम का। oogenesis के थ्रू किसका निर्माण होगा? रिजल्ट प्रोडक्ट क्या आएगा? ओवम आएगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या आएगा? स्पर्म आएगा। गैमेटोजेनेसिस के अंदर 2 प्रोसेस है, एक तो oogenesis का जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, या लास्ट में कौन सी सेल का निर्माण होगा? ओवम का। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म का। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों के दोनों सेल क्या है? एन है, या अनपेयर है, या हैप्लॉइड है। तीनों बात सेम होगी। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेल कैसी है? एन है, या फिर क्या है? अनपेयर है, या फिर गुणसूत्र अनपेयर में है, या फिर हैप्लॉइड है। ठीक है, डिप्लॉइड नहीं है ये। नेक्स्ट, कौन से डिवीजन के थ्रू बनी, या फिर इनका निर्माण कौन से डिवीजन के थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू होता है या फिर मियोसिस के थ्रू होता है? इनका निर्माण माइटोसिस के थ्रू नहीं होता है। फिर इनका निर्माण किसके थ्रू होगा? मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू, या अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू नहीं हो रहा है, समसूत्री विभाजन के थ्रू नहीं हो रहा है। और ये अर्धसूत्री या फिर माइटोसिस डिवीजन, ये मियोसिस डिवीजन है, इसी को समझाने के लिए अपन ने क्या किया है? सेल डिवीजन का रिवीजन किया है। क्या बोला मैंने? ओवम और स्पर्म दोनों सेल है जो एन होती है, हैप्लॉइड होती है, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं इनके अंदर गुणसूत्र पेयर के रूप में नहीं होते हैं, अनपेयर होते हैं। तो अनपेयर बोल दिया मैंने। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा? कौन से डिवीजन से इसका निर्माण हो रहा है? माइटोसिस से हो रहा है या मियोसिस से हो रहा है? तो अपन ने क्या लाइन बोली थी कि पूरी बॉडी के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। तो ये किस डिवीजन के थ्रू इसका निर्माण हो रहा है? मियोसिस के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है। नेक्स्ट, अब अपन गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे, और गैमेटोजेनेसिस के अंदर फर्स्ट कौन सी है? oogenesis। तो oogenesis को स्टार्ट करने से पहले मैं एक फॉर्मेट बता देता हूं आपको, जो कि अपने जो दोनों पढ़ेंगे oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों के अंदर इजी हो जाएगा। क्या है वो फॉर्मेट? सबसे पहले जर्म सेल आएगी, जर्म सेल। और जर्म सेल से कौन सी सेल का निर्माण होगा? स्पेशियल सेल का। और स्पेशियल सेल से प्राइमरी सेल का निर्माण होगा, फिर सेकेंडरी सेल का निर्माण होगा, देन मैच्योर सेल का निर्माण होगा। और यदि oogenesis की प्रोसेस है तो वहां पर निर्माण होगा
ओवम का, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है तो स्पर्म का। डिपेंड करेगा कौन सी प्रोसेस चल रही है। अपन ने क्या देखा, अपन फॉर्मेट देख रहे हैं दोनों के लिए, oogenesis के लिए भी और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी, दोनों के लिए काम आएगा ये। ठीक है, तो मतलब ये इसका पढ़ने का मतलब क्या निकला, इसका पढ़ने का मतलब है कि वो इजीली अपने को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जर्म सेल होती है, जर्म सेल से एक स्पेशियल सेल का निर्माण होता है, और वो स्पेशियल सेल का निर्माण होता है वो कौन से डिवीजन से होता है, माइटोसिस से। ठीक है, जर्म सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक स्पेशियल सेल का निर्माण होगा। आप जानते हैं स्पेशियल सेल वो क्या होगी, यदि oogenesis की प्रोसेस है तो oogonia होगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है तो स्पर्मेटोगोनिया होगी। नेक्स्ट, इस स्पेशियल सेल के अंदर फिर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो फिर कौन सी सेल का निर्माण होगा, प्राइमरी सेल का निर्माण होगा, और इस प्राइमरी सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, देन मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगा, देन मियोसिस सेकंड होगा। और जो जर्म सेल है, आप देख रहे हैं यहां पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, तो जर्म सेल का एन होगी या 2n होगी, जर्म सेल कैसी होगी, 2n। यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, स्पेशल सेल बन रही है, मतलब गुणसूत्रों का विभाजन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है, तो ये भी कैसी होगी, 2n। मतलब oogonia हो या फिर स्पर्मेटोगोनिया हो, दोनों की दोनों कैसी रहेंगी, 2n रहेगी। फिर प्राइमरी सेल है तो प्राइमरी सेल भी कैसी रहेगी, 2n। एंड जब प्राइमरी सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी जो सेल होगी वो कैसी होगी, n। ठीक है, और मैच्योर सेल बोलो तो ओवम भी हो सकती है या स्पर्म भी हो सकती है, ये कैसी होंगी, n। ठीक है, मैच्योर सेल कौन सी हो सकती है, यदि oogenesis की प्रोसेस है तो ओवम, और यदि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है तो स्पर्म। तो ये अपन ने फॉर्मेट देखा है, जो अपन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे उसके लिए इजी हो जाएगा। क्या क्या देखा अपन ने, जो जर्म सेल है वो 2n है, स्पेशल सेल भी 2n होगी, एंड प्राइमरी सेल भी 2n होगी। सेकेंडरी सेल कैसी होगी, n होगी। क्यों होगी, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हो रहा है, देन सेकेंडरी सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन सेकंड होता है, तो फिर क्या होगा, जो अगली सेल बनेगी वो भी कैसी होगी, n होगी। यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं oogenesis की प्रोसेस। oogenesis के अंदर समझे, oogenesis है जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, ओवम का। वही जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन। ऊ वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, ओवम को। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर किसका निर्माण हो, ओवम का निर्माण हो, उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, oogenesis। तो oogenesis है जो एक क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, या इसी को मैं बोल सकता हूं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सॉरी, oogenesis है जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, या इसी को मैं बोल सकता हूं एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, मतलब oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां पर होती है, स्टार्ट कहां पर होती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसकी यूटेराइन कैविटी के अंदर सपोज बेबी गर्ल है, बच्ची है, और उस यूटेराइन कैविटी के अंदर बेबी है, और उसका टाइम हो गया कितना, गेस्टेशनल एज हो गया 8 वीक का, या मैं बोल सकता हूं 2 महीने का। जब उस यूटेराइन कैविटी के अंदर बच्ची को, फीमेल को, मेल तो होगा ही नहीं क्योंकि oogenesis उसके अंदर होगा नहीं, ओवेरी है नहीं उसके अंदर। जब प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी का टाइम जब 2 महीने का हो गया होगा, बच्ची की उम्र 2 महीने की हो गई होगी, उस टाइम oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब कितनी पहले से तैयारी करती है, फीमेल है जो बहुत पहले से तैयारी करती है। मतलब oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है, जब यूटेराइन कैविटी के अंदर, मां के यूटेराइन कैविटी के अंदर क्या हो रही है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। कब होगी, यदि बच्ची होगी तो, बच्चा होगा तो नहीं होगी। ठीक है, कैसे होगी ये, अपन का अपना अपना जो फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग देखे। सबसे पहले
जर्म सेल से कौन सी सेल बनेगी? स्पेशियल सेल। और आप जानते हैं कि जर्म सेल कहां पर होगी? ओवेरी के अंदर। जर्म सेल कहां पर प्रेजेंट है? ओवेरी के अंदर। देन इस जर्म सेल से किसका निर्माण होगा? स्पेशियल सेल का। और यहां पर स्पेशियल सेल कौन सी होगी? उगोनिया। यदि स्पर्मेटोजेनेसिस होता तो क्या होता? स्पर्मेटोगोनिया। और यहां पर क्या होगा? उगोनिया। मतलब ये एक स्पेशल सेल हो गई। अब इस स्पेशल सेल से किसका निर्माण होगा? प्राइमरी सेल का। तो मतलब यहां पर किसका निर्माण होगा? प्राइमरी सेल का निर्माण होगा। इससे पहले ये जो जर्म सेल है जो कहां पर प्रेजेंट है? ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट कब हुई? 8 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर। कितने वीक पर? 8 वीक पर ये प्रोसेस क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट, इस जर्म सेल के अंदर जब कौन सा डिवीजन होगा तो इस स्पेशल सेल का निर्माण होगा। सबसे पहले जर्म सेल है जो एन है या 2n? 2n है। जब इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, फॉर्मेट के थ्रू अपन देखें तो समसूत्री विभाजन होगा, तो किसका निर्माण होगा? स्पेशल सेल। यहां पर स्पेशल सेल क्या होगी? उगोनिया होगी। उगोनिया भी कैसी होगी? एन होगी या 2n? 2n होगी। ठीक है, यहां पर प्रोसेस स्टार्ट हो रही है 8 वीक पर। 8 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज पर ये प्रोसेस क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। जैसे ही जर्म सेल ये प्रोसेस स्टार्ट करेगी तो प्राइमरी जो सेल अपने पास बनेगी, स्पेशल सेल, वो कब बन जाएंगी? जैसे ही 20 वीक होंगे प्रेगनेंसी के कंप्लीट, जैसे ही 20 वीक होंगे प्रेगनेंसी के कंप्लीट, वहां पर किसका निर्माण हो जाता है? उगोनिया का निर्माण हो जाता है। और इस उगोनिया का 20 वीक पर नंबर कितना होता है? 5 से 7 मिलियन, या इसी को मैं बोल सकता हूं 50 से 70 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस उगोनिया से कौन सी सेल का निर्माण होगा? प्राइमरी oocyte का। कौन सी सेल का निर्माण होगा? प्राइमरी oocyte का निर्माण होगा। और वो कौन से डिवीजन से? प्राइमरी oocyte का निर्माण होगा। कौन से डिवीजन से होगा? माइटोसिस डिवीजन से होगा। और प्राइमरी oocyte है वो भी एन होगी या 2n? ये भी 2n होगी। और कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस। अब ये माइटोसिस है, जैसे ही उगोनिया के अंदर माइटोसिस डिवीजन हुआ तो फिर कौन सी सेल का निर्माण हुआ? प्राइमरी oocyte का निर्माण हुआ। और प्राइमरी oocyte का निर्माण कब तक हो जाता है? 9 मंथ तक। ठीक है, 9 महीने तक प्राइमरी oocyte का निर्माण हो जाता है। मतलब जैसे ही डिलीवरी होने वाली होती है, 9 महीने कंप्लीट होते हैं, वहां तक किसका निर्माण हो जाता है? प्राइमरी oocyte का निर्माण हो जाता है। और यहां पर प्राइमरी oocyte का नंबर कितना होता है? वो होता है 4 लाख। कितना रह जाता है? 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही इस प्राइमरी oocyte के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? आपने देखा है जो प्राइमरी सेल है उसके अंदर डिवीजन होता है कौन सा? जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा तो फिर सेकेंडरी सेल का निर्माण होता है। तो यहां पर किसका निर्माण हो रहा है? यहां पर डिवीजन हो रहा है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हो रहा है तो उसके बाद में निर्माण हो रहा है सेकेंडरी सेल का। किसका निर्माण हो रहा है? क्या देखा अपन ने अब से पहले? जैसे ही oogenesis की प्रोसेस क्या होती है? oogenesis की प्रोसेस एक लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग प्रोसेस होती है, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों बोला मैंने? क्योंकि स्टार्ट कहां पर हो रही है ये? जब 2 महीने की गेस्टेशनल एज हो गई है, पता चल गया बच्ची है, सपोज बच्ची है, तो वहां से स्टार्ट हो रही है। और ये यहाँ पर मतलब सेकेंडरी oocyte का निर्माण कब हो रहा है, या प्रेगनेंसी कब होएगी? प्यूबर्टी के बाद में। तो वहां से और प्यूबर्टी के बाद तक का ये सारा का सारा टाइम किसके अंदर कंज्यूम हो रहा है? इस oogenesis के प्रोसेस के अंदर। कैसे हो रहा है वो तो अपन देखेंगे।
मतलब एक ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट अपन फॉर्मेट के थ्रू देखें तो जर्म सेल कहां पर प्रेजेंट होती है, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होती है जर्म सेल, और जर्म सेल एन होती है या 2n होती है। जर्म सेल कैसी होती है, 2n होती है। और कितने वीक पर इस ये जर्म सेल ये प्रोसेस स्टार्ट करती है, 8 वीक पर। कितने वीक पर, 8 वीक पर ये प्रोसेस क्या करती है, स्टार्ट करती है। नेक्स्ट इस सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। और जैसे ही माइटोसिस डिवीजन होता है तो फिर क्या होता है, ऊगोनिया या मैं बोल सकता हूं स्पेशल सेल का निर्माण होता है। और इस स्पेशल सेल को क्या बोलते हैं, ऊगोनिया। एन होती है 2n, 2n होती है ये। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। कब तक बनकर निर्माण हो जाता है कंप्लीट इसका, 20 वीक पर सॉरी 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज पर इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है। तब वहां पर कितने नंबर होते हैं इसके, 5 से 7 मिलियन, या मैं बोल सकता हूं 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, तो 50 से 70 लाख। नेक्स्ट माइटोसिस डिवीजन जब इसके अंदर होगा तो किसका निर्माण होगा, प्राइमरी oocyte का निर्माण होगा। और प्राइमरी oocyte कैसी होती है, 2n सेल होती है। और कब तक इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है, 9 महीने पर इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसके नंबर कितने होते हैं, नंबर होते हैं इसके 20 लाख। 9 महीने पर प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है और उस टाइम इसके नंबर होते हैं कितने, 20 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। और मियोसिस फर्स्ट से किसका निर्माण हो रहा है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो रहा है। लेकिन क्या आप बताएं, अभी 9 महीने पर डिलीवरी हुई है एट बर्थ पर, और उसके बाद में क्या मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। क्योंकि सेकेंडरी oocyte का निर्माण कहां पर हो रहा था, प्यूबर्टी पर। जैसे ही प्यूबर्टी आई, फर्स्ट साइकिल आया, साइकिल के 12वें दिन पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो रहा है। 12वें दिन पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो रहा है। 14वें दिन वो बाहर निकल रहा है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ओव्यूलेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये यहां पर तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा लिखने का मतलब ये था कि यहां पर ये नहीं होगा। इस जो प्राइमरी oocyte है ये यहां की यहां तक क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है ये प्रोसेस। और स्टार्ट कहां पर होगी, जब प्यूबर्टी आएगी तब। ठीक है, मतलब यहां से और यहां तक का फेज है वो रुका रहेगा। कहां पर रुका रहेगा, प्राइमरी oocyte तक, यहां तक ऐसे कैसे रुका रहेगा। और उस रुके हुए फेज को अपन बोलते हैं अरेस्ट फेज। क्या बोलते हैं, अरेस्ट फेज। अरेस्ट फेज कब से कब तक आई, अरेस्ट फेज कब से कब तक आई, अरेस्ट फेज आई एट बर्थ से प्यूबर्टी तक। अरेस्ट फेज कब से कब तक आई, एट बर्थ से प्यूबर्टी तक अरेस्ट फेज आई। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है। नेक्स्ट, तो आप बताएं कौन सा डिवीजन रुक गया इसके अंदर, मियोसिस फर्स्ट के अंदर रुक गया। मतलब मियोसिस फर्स्ट इसके अंदर नहीं हुआ। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ है कि नहीं हुआ, यदि होता तो सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो जाता। तो मतलब मियोसिस फर्स्ट रुक गया। और मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी अपन देखें तो कौन कौन सी फेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, यहां तक ये प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। कौन से डिवीजन के अंदर, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन रुक जाता है और उसके अंदर भी कहां तक, प्रोफेज फर्स्ट तक आकर स्टॉप हो जाती है। उसके बाद में डिवीजन बाद में चलेगा जब प्यूबर्टी आएगी तब। क्या देखा अपन ने, प्राइमरी oocyte है, जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर डिवीजन कब देखने को मिलेगा, जब प्यूबर्टी आएगी तब, जब साइकिल आएगा तब। ठीक है, तो इसके लिए बर्थ से और प्यूबर्टी तक का टाइम क्या हो गया, अरेस्ट फेज हो गया। वहां तक ये साइकिल कैसे होगी, रुकी रहेगी। तो इस रुकी रहेगी तो इसका अपन ने क्या नाम दिया, अरेस्ट फेज। अब अरेस्ट फेज कहां से कहां तक रुकेगी, बर्थ से प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी का मतलब क्या हुआ, जब साइकिल आएगी तब तक। नेक्स्ट, कौन सी डिवीजन के अंदर रुकी ये फेज, कौन या इस फेज के अंदर कौन सा डिवीजन रुका, मियोसिस फर्स्ट रुका। और मियोसिस फर्स्ट में कहां तक आ गई है, प्रोफेज फर्स्ट तक आ गई, उसके बाद का प्रोसेस रुक गया। ठीक है, अब इस अरेस्ट फेज के बाद में ही जैसे ही फीमेल का टाइम या फिर बच्चे का टाइम होगा कितना,
एज होगी प्यूबर्टी के लगभग, मतलब 12 से 13 साल की उसकी क्या होगी, नॉर्मल एज होगी। तो प्यूबर्टी आएगी और फर्स्ट साइकिल आएगा। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूं, ये तो है एट बर्थ वाली प्राइमरी oocyte। अब इसी को मैं आगे लिख सकता हूं प्यूबर्टी के टाइम पर प्राइमरी oocyte। प्यूबर्टी के टाइम पर प्राइमरी oocyte कैसी रहेगी, ये एन होगी या 2n? 2n ही रहेगी, क्योंकि ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बनी थी, समसूत्री विभाजन के थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, ठीक है। और कौन सी है ये, प्यूबर्टी के टाइम पे। ये कौन से टाइम पे है, बर्थ के टाइम पे, ये प्यूबर्टी के टाइम पे। नेक्स्ट, इसकी नंबर यहां पर कितनी थी, 20 लाख थी, इसकी नंबर घटकर रह जाएगी 4 लाख। मतलब एट बर्थ से जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी वहां तक का जो टाइम होगा 10 से 12 से 13 साल, उस टाइम के अंदर ये 20 लाख से घटकर कितनी रह जाएगी, 4 लाख रह जाएगी प्राइमरी oocyte। देन इसके अंदर किसका कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा तो किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा, और उसके साथ में पोलर बॉडी का भी निर्माण होगा। और पोलर बॉडी का कंसेप्ट अपन बाद में देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे पोलर बॉडी का कंसेप्ट। पहले अपन ओवम का कंसेप्ट देख लेते हैं। सेकेंडरी oocyte किसका निर्माण हो रहा है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो रहा है। और सेकेंडरी oocyte की नंबर कितनी रहेगी, 400, लगभग 400। मतलब एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल के अंदर कितने सेकेंडरी oocyte रिलीज कर सकती है, 400 से 450। वो डिपेंड करेगा कि कितनी प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर तो oogenesis की प्रोसेस, मतलब ये सेकेंडरी oocyte का निर्माण नहीं होगा, मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आएगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा, कितना वेरी करता है। लेकिन नॉर्मल एक फीमेल के अंदर 400 क्या होते हैं, सेकेंडरी oocyte निकलते हैं पूरे जीवन काल के अंदर। नेक्स्ट, अब जो ये मियोसिस फर्स्ट है, यहां पर भी एक कंडीशन है कि ये जो मियोसिस फर्स्ट होगा तो कौन सी कंडीशन पे होगा, इसके लिए भी एक कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है, वो आएगी स्पर्म की कंडीशन। यदि स्पर्म आया है या स्पर्म आया है तो उसका निर्माण होगा या नहीं होगा, किसका, ओवम का। मतलब यहां पर कौन सी कंडीशन आई, जैसे ही प्राइमरी oocyte है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हुआ तो उसके अंदर सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा। और सेकेंडरी oocyte से फर्दर किसका निर्माण हो रहा है, ओवम का। किसका निर्माण हो रहा है, ओवम का। ये कंडीशन यहां पर नहीं है, ये कंडीशन कहां पर है, यहां पर है। सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि कौन से डिवीजन से होगा ये, मियोसिस सेकंड से। यदि सेकेंडरी oocyte, मतलब एक साइकिल के दौरान क्या होता है, कहानी सुने आप, एक साइकिल आ रहा है उसके 14वें दिन सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो रहा है, बाहर निकल रहा है वो ओवुलेशन के थ्रू। तो क्या हर एक साइकिल के दौरान फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, हर महीने प्रेग्नेंट हो रही है? बोले क्या बकवास कर रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, हर एक साइकिल के दौरान जो सेकेंडरी oocyte निकलेगा उससे स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का मिलन नहीं होगा। हर एक साइकिल से जो सेकेंडरी oocyte निकलेगा उससे स्पर्म का मिलन तो नहीं हो सकता। तो मतलब सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte के अंदर जो मियोसिस सेकंड होगा वो डिपेंड करेगा स्पर्म पर। जैसे ही स्पर्म आएगा, स्पर्म आते ही जो 14वें दिन सेकेंडरी oocyte निकला था उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा और ओवम का निर्माण होगा, जो कुछ टाइम के लिए ओवम का निर्माण होगा। ये तो एक मिथ है कि पहले ओवम का निर्माण होगा फिर लंबा टाइम लगेगा फिर जाइगोट का, नहीं, पहले ओवम का निर्माण होगा। वो बहुत सडन होता है, बहुत जल्दी वाली प्रोसेस होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लीवेज बहुत जल्दी हो जाता है। क्या बोला मैंने, जैसे ही सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन कैसे, कब होगा, स्पर्म आएगा तो। यदि ये आया तो इसके अंदर डिवीजन हुआ, कौन सा हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, और किसका निर्माण हुआ, ओवम का। देन सडन क्या बन जाती है,
जाइगोट बन जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी क्या, oogenesis की प्रोसेस। अब इसके अंदर एक बची है पोलर बॉडी का कंसेप्ट। पोलर बॉडी का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे ही प्राइमरी oocyte है उससे मियोसिस फर्स्ट होता है, तो एक तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनती है, एक बनती है पोलर बॉडी। और उसके अंदर भी डिपेंड करेगा फर्टिलाइज कंडीशन है या अनफर्टिलाइज कंडीशन है। फर्टिलाइज कंडीशन है तो क्या किसका निर्माण होगा, और अनफर्टिलाइज कंडीशन है तो किसका निर्माण होगा, अभी देखेंगे अपन। सबसे पहले इसको अपन रिकॉल करते हैं। oogenesis की प्रोसेस होती है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है या फिर लॉन्ग प्रोसेस होती है। क्या हो रहा है इसके अंदर, जर्म सेल होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, 8 वीक पर स्टार्ट होती है, 8 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। जर्म सेल एन होती है या 2n होती है। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। और उसके माइटोसिस के थ्रू कौन सी सेल बनी, स्पेशल सेल, मैं बोल सकता हूं उगोनिया। एन होगी 2n होगी। कब तक बन जाएगी, 20 वीक तक, 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज तक। वहां पर इसके नंबर कितने होंगे, 5 से 7 मिलियन या 50 से 70 लाख। कौन सा डिवीजन होगा इसके अंदर, माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सी सेल बनेगी, प्राइमरी oocyte बनेगी। एन होगी या 2n होगी। कितने मंथ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 9 महीने पर इसका निर्माण हो जाएगा। वहां पर इसका नंबर कितना होगा, 20 लाख। फिर उसके बाद में क्या आएगी, अरेस्ट फेज आएगी। अरेस्ट फेज कब से कब तक आएगी, एट बर्थ से प्यूबर्टी तक आएगी। कौन सा डिवीजन रुका इसके अंदर, मियोसिस फर्स्ट रुका। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी देखे तो प्रोफेज फर्स्ट रुका, प्रोफेज फर्स्ट तक आके रुक गया। जैसे ही ये प्यूबर्टी पे है, ये है एट बर्थ पर 9 महीने पर। अब इसको अपन लेके गए कहां पर, प्यूबर्टी पर, क्योंकि यहाँ इसके बीच में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी oocyte के नंबर घटे हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte कौन सी है, प्यूबर्टी वाली है। एन होगी या 2n होगी। कितने नंबर हो गए इसके, 20 लाख से घटकर 4 लाख हो गए, 20 लाख से घटकर 4 लाख हो गए। देन इसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होगा तो किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा। सेकेंडरी oocyte का भविष्य किस पर डिपेंड करेगा, स्पर्म पर, अपने ऊपर। सेकेंडरी oocyte का भविष्य किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पर्म के ऊपर। जैसे ही स्पर्म आएगा तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होगा तो किसका निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा। ओवम का निर्माण होगा तो स्पर्म और ओवम दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन वाला केस यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओवम, ये हो गया स्पर्म, ये दूर दूर नहीं रह सकते। तो ये जब मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, जाइगोट का। यहाँ पर ओब्लिक लगा के मैंने जाइगोट क्यों लिखा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होती है, सडन होती है। वो अपन आगे देखेंगे, जब फर्टिलाइजेशन वाला केस देखेंगे वहां पर देखेंगे। अब बचा है क्या, पोलर बॉडी वाला केस। तो वो क्या होता है, जैसे ही प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, क्या हो रहा है, जैसे ही प्राइमरी oocyte के अंदर, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल का निर्माण होता है। एक तो होता है सेकेंडरी oocyte का निर्माण और एक होता है पोलर बॉडी का। बोलो जी, पोलर बॉडी क्या होती है, पोलर बॉडी एक सेल होती है जो क्या काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। इस सेकेंडरी oocyte को क्या देती है, खाना पीना देती है। मतलब एक स्पेशल सेल है। अपन जब ओबीजी अपन ने स्टार्ट की थी वहां पर क्या बोला था, स्पेशल सेल क्या होती है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte भाई स्पेशल सेल है, तो बड़े आदमी है तो उसकी सुविधा भी बड़ी होनी चाहिए। तो ये आ रहे हैं, बोले भूखे नहीं मरे, इसके लिए क्या करना है, पोलर बॉडी साथ में लेके चलो। पोलर बॉडी साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा, जब भी भूख लगेगी इसको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब पोलर बॉडी क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, प्राइमरी oocyte के अंदर डिवीजन कौन सा हुआ, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ और पोलर बॉडी का निर्माण हुआ। अब बचा है मियोसिस सेकंड। कौन सा, इन दोनों के अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ओवम का निर्माण होगा। ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म का निर्माण हो जाएगा। बोले सर क्या बात कर रहे हो, किसका निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा। और यहां पर भी निर्माण होगा पोलर बॉडी का। और यहां पर क्या, किसका निर्माण होगा, 2 पोलर बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ब्रह्मांड है।
मतलब फीमेल के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, अपने अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अपने अंदर तो फटाफट काम करो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन फीमेल के अंदर कितना टाइम लग रहा है? अरेस्ट फेज आ गया, अरेस्ट फेज आने के बाद में फिर वो सेकेंडरी oocyte का जो क्या नाम है ओवम के अंदर चेंज करने पे किस पर डिपेंड करेगा? स्पर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर पोलर बॉडी वाला कंसेप्ट भी आ गया। तो यहां पर क्या है, सेकेंडरी oocyte से मियोसिस सेकंड के थ्रू इनका निर्माण होना है, ओवम का और पोलर बॉडी का। और इस पोलर बॉडी के अंदर भी सेकेंडरी जो मियोसिस सेकंड होगा, दो पोलर बॉडी का निर्माण और होगा। पोलर बॉडी क्या है? न्यूट्रिशन देने वाली सेल है। तो यहां पर क्या लोचा है? दो कंडीशन है, या तो फर्टिलाइज कंडीशन है या अनफर्टिलाइज कंडीशन है। यदि अनफर्टिलाइज कंडीशन है मतलब स्पर्म नहीं आया है, दो कंडीशन है, एक तो है अनफर्टिलाइज कंडीशन और एक है फर्टिलाइज कंडीशन। एक तो अनफर्टिलाइज कंडीशन और एक है फर्टिलाइज कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन है, समझे आप एक बार। जैसे ही सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि स्पर्म आया है या नहीं आया है। स्पर्म आया है, आतंकवादी घुसा है कि नहीं घुसा, आया है कि नहीं आया है। जैसे ही स्पर्म आएगा तो कौन सी कंडीशन होगी? फर्टिलाइजेशन कंडीशन। जैसे ही स्पर्म नहीं आया तो मतलब कंडीशन कौन सी हुई? अनफर्टिलाइजेशन। अनफर्टिलाइजेशन की कंडीशन है। तो अभी अपन ने देखा मियोसिस सेकंड नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस सेकंड होना वो कहां पर डिपेंड कर रहा है? स्पर्म पर, और स्पर्म ही नहीं आया तो मतलब मैं बोल सकता हूं अनफर्टिलाइजेशन कंडीशन है। आगे की प्रोसेस क्या हो गई? स्टॉप हो गई। सेकेंडरी oocyte आके, और सेकेंडरी oocyte का लाइफ स्पान कितना होता है? 12 से 24 घंटा। तो इतना टाइम वो रुकेगा, उसके बाद में ये माता फोड़ फोड़ के चला जाएगा। नेक्स्ट, यदि कंडीशन कैसी है? फर्टिलाइज कंडीशन है, मतलब स्पर्म आ गया। स्पर्म आ गया तो क्या होगा? इन दोनों के अंदर मियोसिस सेकंड होगा, और जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा तो ओवम का निर्माण होगा, और इधर पोलर बॉडी का, और यहाँ पर दो पोलर बॉडी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? ये तो प्रोसेस हो गई अपनी कंप्लीट, क्या? oogenesis की। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है? इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि कंडीशन है अनफर्टिलाइज्ड, एक फीमेल के अंदर oogenesis की प्रोसेस चल रही है, मेल के अंदर तो चलने वाली नहीं है, और चलती है तो बता देना आप, है ना। मतलब एक फीमेल के अंदर oogenesis की प्रोसेस चल रही है और वहां पर कंडीशन है अनफर्टिलाइजेशन की। कौन सी कंडीशन है? अनफर्टिलाइजेशन की। तो पोलर बॉडी का निर्माण कितना होगा? कितनी पोलर बॉडी होंगी? तो वहां पर यदि अनफर्टिलाइज कंडीशन है तो पोलर बॉडी कितनी होंगी? एक। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड, यदि कंडीशन है फर्टिलाइज्ड, कंडीशन है फर्टिलाइज्ड, तो उस कंडीशन के दौरान या उस कंडीशन के अंदर कितनी पोलर बॉडी का निर्माण होगा? तो कितनी होगी? 3। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी अपनी oogenesis की प्रोसेस। क्या देखा अपन ने इस लेक्चर के अंदर? गैमेटोजेनेसिस देखी, और गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए अपन ने सेल डिवीजन समझा। देन एक स्पेशल फॉर्मेट था दोनों को समझने के लिए, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको समझने के लिए अपन ने क्या देखा है? फॉर्मेट देखा अपन ने। उसके बाद में oogenesis की प्रोसेस देखी। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अपन कब देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।